हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्रेविटेशन चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और एक डेरिवेशन है जिसे एक लॉ से दूसरे लॉ को अपन चेंज करेंगे, एक लॉ से हम दूसरे लॉ को फाइंड करेंगे। सो डेरिवेशन ऑफ कैप्लस थर्ड लॉ फ्रॉम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की हेल्प से कैप्लस थर्ड लॉ को हम फाइंड करेंगे। तो ये समझ में आ गई बात आपको? ये हमारे क्वेश्चन का आज का हमारा टारगेट है। सो ये रहे कैप्लर और ये रहे न्यूटन, इन दोनों कंबाइन करके देखते हैं आज हम नया क्या सीखते हैं। स्टूडेंट्स, रही बात नोट्स की तो वो मैंने आपको ऑलरेडी डिलीवर कर दिए हैं, जो फ्री ऑफ कास्ट है। आपने डाउनलोड कर लिए होंगे, नहीं किए तो जल्दी से डाउनलोड कीजिए, अपने साथियों को इंस्पायर कीजिए ताकि वो भी डाउनलोड कर सके। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लें ताकि लगातार आपको कंटिन्यूस ऐसे वीडियो मिल सके जिससे आपकी अपनी स्टडी बढ़ सके और आपका अपनी मोटिवेशन भी मिल सके। स्टूडेंट्स, देखते हैं हमारा आज का लेक्चर शेड्यूल क्या। आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर थर्ड और उसमें हम क्या करने वाले हैं, उसमें हम डेरिवेशन जो है कैप्लस थर्ड लॉ को कहाँ से निकालने वाले हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की हेल्प से। यानी हम हेल्प लेंगे न्यूटन्स ग्रेविटेशंस के लॉ की और फाइंड करेंगे कैप्लस थर्ड लॉ, जो आपको मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है। यदि आप उसको पढ़ नहीं पाए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, प्रीवियस वीडियो देखिए और उसको पढ़ के इस डेरिवेशन के अंदर प्रिसाइसनेस फाइंड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, देखते हैं बिना देरी किए कि हमारा आज का डेरिवेशन क्या है। हमारा डेरिवेशन है डेरिवेशन ऑफ कैप्लस थर्ड लॉ फ्रॉम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर एक डायग्राम को इमेजिनेशन करते हैं। देखिए, मैं आप थोड़ा सा आपको बना के हेल्प कर देता हूँ। यहाँ पे कि मान लीजिए हमारे पास सन है, यहाँ पर हमने एक सन का डायग्राम बनाया है और उसका मास क्या है, m है। ये देखिए, हम सन का मास m ले लेते हैं और उसके पास एक जो ऑर्बिट है, उस ऑर्बिट में ये उसके आसपास ऑर्बिट मान लेते हैं और उस ऑर्बिट में हम क्या कर रहे हैं, एक प्लैनेट को ले लेते हैं। एक प्लैनेट हमने छोटा सा प्लैनेट ले लिया है यहाँ पर। अब इस प्लैनेट को लेने के बाद हम देख रहे हैं कि इसका मास कैपिटल M है तो इसका मास स्मॉल m होगा स्टूडेंट, और उनके बीच की दूरी जो होगी r होगी, यानी जिसको कह सकते हैं हम ऑर्बिटल रेडियस। जो वेक्टर डिस्टेंस होती है हमारी वो कितनी होगी, r होगी। सो स्टूडेंट्स, ये बात ध्यान रखें आप, वो रेडियस। तो 3 पॉइंट्स यहाँ ध्यान देना है हमको। क्या? लेट द मास ऑफ m, यहाँ मैं बता दूं, लेट द मास ऑफ द सन इज m एंड द प्लेनेट मास इज m। ये देखिए, प्लेनेट मास m है, सन का मास m है और डिस्टेंस उनके बीच की r है, जिसको हम ऑर्बिटल रेडियस भी कह सकते हैं। देन द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय द सन ऑन द प्लेनेट F। अब ये क्या करेगा, सन जो है इस प्लेनेट के ऊपर एक फोर्स अप्लाई कराएगा, फोर्स एक्सर्ट करेगा। वो फोर्स क्या होगा, वो ग्रेविटेशन फोर्स के अकॉर्डिंग निकालेंगे हम। तो हम सब जानते हैं कि वो क्या होगा, वो होगा F इक्वल टू जी एम इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर। क्योंकि स्टूडेंट्स, हमने पढ़ रखा है कि ये जो वैल्यू है ये कहाँ से ली हमने, ये हमने इससे ली, F इक्वल टू जी m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर, जो हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से पढ़ा है। तो उससे हमने इस वैल्यू को ली। वहाँ m1 जो है हमने सन के मास को ले लिया, यहाँ पे देखिए m1 सन के मास को, m2 हमने ले लिया प्लेनेट के मास को, और डिस्टेंस हमारी जो है r वो रेडियस है उस ऑर्बिटल की। तो यहाँ हमने इक्वेशन ले ली, हमें ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट हो गई। अब देखिए, ये प्लैनेट इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। यहाँ पे ये देखिए, इसके आसपास ये यहाँ पे एक ऑर्बिटल में रिवॉल्व कर रहा है। ऑब्वियसली रिवॉल्व कर रहा है, तो इसको जो ग्रेविटेशन फोर्स इसके द्वारा लग रहा है सन से, उसे एक क्या मिलेगा, उसको सेंट्रीपिटल फोर्स मिलेगा ताकि वो अपने आप को बैलेंस कर सके। क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स यदि ज़्यादा हुआ तो अंदर खींच लेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हैपनिंग क्या है कि वो कंटिन्यूसली उसके आसपास ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है, मतलब कोई फोर्स है जो उसे बैलेंस कर रहा है। ग्रेविटेशन फोर्स उस और है, लेकिन जो इसको घुमा रहा है वो कौन सा है, सेंट्रीपिटल फोर्स है जो इसके आसपास लग रहा है, जो इस ग्रेविटेशन के अपोजिट डायरेक्शन उसको बैलेंस करता है। सो दिस ग्रेविटेशन फोर्स प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। ये ग्रेविटेशन फोर्स ही प्रोवाइड करता है नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स को फॉर सर्कुलर मोशन ऑफ प्लेनेट। जब कोई मोशन सर्कुलर हो रही हो और यहाँ कौन कर रहा है, वो प्लेनेट कर रहा है, तो उसकी वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स, उसकी वैल्यू होगी हमारे पास F इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। और यहाँ जो v है वो v क्या है, देखिए मैं आपको बता देता हूँ, वो v जो है हमारा ऑर्बिटल वेलोसिटी है। तो ये ऑर्बिटल वेलोसिटी है हमारे पास। अब यहाँ पे हम इक्वेशन 2 दे देते हैं स्टूडेंट्स, ये हमारा इक्वेशन 2 है। अब आप देखें यहाँ पे कि फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में आप देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड F इक्वल है। देखो यहाँ F, ये जो है इस F की वैल्यू और ये F की वैल्यू, देखिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो हम इनको कंपेयर कर सकते हैं। तो कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2, इन दोनों कंपेयर करेंगे। ऑब्वियसली RHS आपस में इक्वल हो जाएगी। तो जी एम देखिए, जी एम अपॉन आर स्क्वायर वो हो जाएगी mv स्क्वायर अपॉन r के। दोनों को हमने कंपेयर कर दिया। तो यहाँ देख रहे हैं आप एक चीज़ को कि यहाँ भी r है, यहाँ भी r की पावर 2 है, मतलब यहाँ पे r कैंसिल होगा स्टूडेंट। तो हम उसको कैंसिल कर देते हैं। तो कैंसिल करेंगे हम r को
इसकी पावर से। क्या बचा हमारे पास स्टूडेंट? हमारे पास बचा जी एम एम अपॉन आर इक्वल टू एम वी स्क्वायर। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स v की वैल्यू हम फाइंड करें तो v की वैल्यू को मैं आपको निकालना सिखा देता हूँ। थोड़ा सा यहीं पे अपना ध्यान देना है थोड़ा सा कि v की वैल्यू कैसे निकालेंगे। हम सब जानते हैं स्टूडेंट्स कि v इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा r होता है। और ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई न्यू होता है। यदि हम यहाँ पे न्यू को क्या लिख दें, न्यू क्या होता है, टाइम पीरियड का इनवर्स होता है, तो 1 अपॉन टी न्यू की वैल्यू है, वो हमने यहाँ पुट कर दी, तो हमें ओमेगा की वैल्यू क्या मिल रही है, 2 पाई अपॉन टी। अब आप अपने ब्रेन में रख लीजिएगा, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में भी इसको यूज़ करूंगा तो मैं डायरेक्टली लिखूंगा कि ओमेगा इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी। मैं रेफरेंस दे दूंगा कि प्रीवियस वीडियो मैंने आपको इसको एक्सप्लेन कर दिया है। अब ये ओमेगा की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं। देखिए तो v इक्वल टू ओमेगा की वैल्यू ने पुट की 2 पाई अपॉन टी इंटू आर। हाँ, अब बस जो हमें v की वैल्यू मिली है वो हम यहाँ v की वैल्यू प्लेस कर देते हैं। अब स्टूडेंट देखिए, आप मैं v की वैल्यू प्लेस करूंगा तो जी एम एम अपॉन आर इज इक्वल टू एम, और v की प्लेस पे हम रख देंगे 2 पाई अपॉन टी इंटू आर का स्क्वायर। सो जी एम एम अपॉन आर इज इक्वल टू एम, यहाँ आप स्क्वायर करेंगे तो 2 पाई का स्क्वायर हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स यहाँ देखिए एक फैक्टर और कैंसिल हो रहा है, वो आप देख पा रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे क्या कैंसिल हो रहा है। यहाँ कैंसिल हो रहा है स्मॉल m से स्मॉल m, ये यहाँ पे देखिए, ये हम ऊपर भी कैंसिल कर सकते थे लेकिन हमने यहाँ कैंसिल अब इसको कर दिया है। ये कैंसिल होने के बाद क्या बच रहा है हमारे पास, जी एम अपॉन आर इंटू 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर। मैं स्टेप बाय स्टेप एक छोटी छोटी स्टेप को भी यहाँ ले रहा हूँ ताकि आपकी कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट स्टेप कर दे तो आप 10-15 मिनट ये ढूंढते रहें कि कहाँ से आ रहा है ये, फिर कहीं समझ में आया तो खुशी होती कि आए, लेकिन इसमें तो लाइन से मिल जाएगी सारी स्टेप्स, तो आपको सिर्फ देखना है कि यार हाँ ये स्टेप इस तरह से आ रही है और ये स्टेप इस तरह से आ रही है, तो आप आराम से कर सकते हैं, आप फटाफट इसको कर लोगे उस पर। अब देखिए मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ स्टूडेंट्स। यहाँ देखिए जी एम का टी में इंटू करेंगे तो जी एम इंटू टी स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब हो जाएगा। क्यों आर क्यूब, क्यों, क्योंकि इस आर का आर स्क्वायर में इंटू होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो आर क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ मैं टी स्क्वायर की वैल्यू निकालूंगा स्टूडेंट, तो देखिए टी स्क्वायर की वैल्यू यदि मैं निकालता हूँ तो 4 पाई स्क्वायर अपॉन जी एम अपॉन में गया आर क्यूब। और यदि हम इस तीनों चीज़ों को देखें, 4 पाई, 4 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, कैपिटल जी जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है वो कांस्टेंट है, एम मास ऑफ अर्थ है या मास ऑफ सन कह सकते हैं इसको, तो ये मास ऑफ सन जो हमने यहाँ मास ऑफ सन लिया था हमें मास ऑफ सन कहेंगे यहाँ पे। ये सारी चीज़ें क्या है, कांस्टेंट है, तो ये सारे फैक्टर्स हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। तो हम यहाँ पे इसको लिख देते हैं कि 4 पाई स्क्वायर अपॉन जी एम आर ऑल कांस्टेंट। अब ये कांस्टेंट है तो इस कांस्टेंट को हम एक रेफरेंस दे देते हैं के, इसको हम के मान लेंगे। तो अभी के मान लेंगे तो ये वैल्यू जब पुट करेंगे तो टी स्क्वायर इक्वल टू के आर क्यूब, और यदि के को हटाते हैं हम जानते हैं कि हम कांस्टेंट हटाते हैं तो प्रोपोर्शनल साइन आता है, प्रोपोर्शनल साइन हटाता है तो कांस्टेंट आता है, तो यहाँ हम इसको हटाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। और स्टूडेंट्स आपको याद होगा कि यही हमारा क्या है, कैप्लस थर्ड लॉ है। तो ये कैप्लस थर्ड लॉ हम डेरिवेट कर लिए, हमने डेरिवेट कर लिया है, किससे करा है, न्यूटन्स ग्रेविटेशंस लॉ है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से हमने इसको किया है। देखिए 1 बाय 1 स्टेप से आपको डेरिवेशन समझ में आएगा। मैंने कुछ जो चीज़ें रेड में यहाँ की है राइट हैंड साइड में, वो बहुत ज़रूरी एग्जाम में करना, डेरिवेशन के ऊपर भी एक अच्छा इम्पैक्ट आता है, टीचर्स को भी समझ में बेहतर तरीके से आता है कि आपने किस तरीके से स्टेप्स बनाई हैं, और वो इससे आपके अच्छे मार्क्स आपको प्रोवाइड कर देते हैं। सो स्टूडेंट्स ये बात समझ में आ गई, सो इससे आप 1-2 बार रिवाइज कर लीजिए तो परफेक्शन अपने आप आ जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे ब्लेस्ड एंड गुड बाय।